नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर नॉलेज जीवेश पर। दोस्तों, मैं हूं जीवेश शास्त्री। तो अपनी हिंदी की शिक्षण वीडियो सीरीज चल रही थी और उसी का यह अगला भाग है, यानी तीसरा भाग है। इस भाग में हम व्याकरण शिक्षण की जितनी भी महत्वपूर्ण विधियां हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। व्याकरण शिक्षण की जो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं उनको हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की विधियों को जानने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि ये व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता क्यों है, यानी व्याकरण शिक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों यह महत्वपूर्ण है, ये बात हम यहाँ से जान लेते हैं। दोस्तों, भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए व्याकरण शिक्षण की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। भाषा को अगर हम शुद्ध बोलना चाहते हैं, शुद्ध रूप से जानना चाहते हैं, तो हमें व्याकरण शिक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। अगर हमें भाषा शुद्ध नहीं बोलना है तो व्याकरण जानना आवश्यक नहीं है। भाषा तो हम बिना व्याकरण के भी सीख सकते हैं। जैसे एक बालक होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो बिना किसी के सिखाए सुन कर के, अपने घर वालों को देख कर के, सुन कर के भाषा बोलना सीख जाता है। लेकिन उसमें जैसी व्याकरण की शुद्धता होती है वह शुद्धता नहीं होती। इसलिए व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए होती है और वह व्याकरण भाषा को शुद्ध व सर्वमान्य रूप प्रदान करती है, शुद्ध बनाती है और सर्वमान्य। क्योंकि व्याकरण के जो सूत्र हैं उन्हीं के माध्यम से भाषा का निर्धारण होता है, जो सर्वमान्य होता है, यानी जो अर्थ आप लगाएंगे वही अर्थ अन्य लोग भी लगाएंगे। इसलिए व्याकरण सर्वमान्य रूप प्रदान करती है। और देख लेते हैं, भाषा में वाक्य, शब्द, वर्णों का निर्धारण भी व्याकरण के माध्यम से ही होता है कि वर्णों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने और वाक्यों से मिलकर के एक पूरा लेख बनता है। और ये किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है, ये सारी बातें हमें व्याकरण से ही मालूम पड़ती है और व्याकरण ही हमें सिखाती है। और दोस्तों, इसको शब्दानुशासन भी कहा जाता है। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार से यह शब्दों पर व्याकरण अनुशासन करती है, यानी जो शब्द होते हैं उन पर व्याकरण अनुशासन करती है, इसलिए इसे शब्दानुशासन भी कहा जाता है। तो ये हमने देख ली व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता। तो दोस्तों, ये तो हमने व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता जानी। अब हम जानते हैं व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा ज्ञान। छात्रों को शुद्ध भाषा के प्रयोग सिखाना, यानी किस क्रम में वाक्यों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से शब्दों को बनाना है, ये सारा भाषा ज्ञान कराना व्याकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचना तथा सृजनात्मकता को जन्म देना। व्याकरण के माध्यम से छात्रों में रचनात्मकता और सृजनात्मकता को जन्म दिया जाता है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और देख लेते हैं, वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग सिखाना, यह भी व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है। वाक्य रचना के नियम, किस क्रम में किसको रखना है, किस क्रम में किस शब्द को रखना है, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है, ये व्याकरण के माध्यम से ही हमें पता चलता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि है व्याकरण शिक्षण विधि। दोस्तों, ये हमारे 15 नंबर के आते हैं हिंदी शिक्षण वीडियो में, जिसमें से ये 5 नंबर की व्याकरण शिक्षण विधि का क्रम आता है। तो हमने ये व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है ये हमने यहाँ पर जान लिया। तो चलिए दोस्तों, अब समझ लेते हैं हमारे महत्वपूर्ण विषय व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी? दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। पहली है अनौपचारिक विधि, सूत्र विधि, अव्याकृत विधि, इसको ही भाषा संसर्ग विधि भी कहते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि और समवाय विधि। इस प्रकार से ये व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां हैं। दोस्तों, पिछली बार भी इनमें से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे और अभी भी आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। तो दोस्तों, अब इन सब के बारे में हम अलग अलग समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहली विधि है अनौपचारिक विधि। व्याकरण शिक्षण विधियों में सबसे पहली विधि है अनौपचारिक विधि। इसमें क्या होता है, व्याकरण का कोई औपचारिक अध्यापन नहीं कराया जाता, संभाषण में ही व्याकरण का ज्ञान होता है। यानी अध्यापक अलग से कोई व्याकरण की कक्षा नहीं लेता, वह जब पाठ को पढ़ाता है, शिक्षण करता है, तो उसी में व्याकरण शिक्षण का अध्यापन करा देता है। हिंदी संभाषण शिविर में अनौपचारिक विधि से ही व्याकरण का ज्ञान होता है। तो यह पहली विधि होगी अनौपचारिक विधि। दूसरी विधि है दोस्तों परंपरागत विधि या पांडित्य विधि, यानी इसे ही सूत्र विधि कहा जाता है। सूत्र विधि का ही नाम है परंपरागत विधि या पांडित्य विधि। इसमें क्या होता है, जो नियम होते हैं उनको सूत्रों के द्वारा कंठस्थ किया जाता है, याद किया जाता है।
इसके द्वारा कठिन विषय भी हमें बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, सरलता से याद हो जाते हैं, समझने में बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। यह जो सूत्र विधि है गागर में सागर का काम करती है। यानी सूत्र होते हैं तो छोटे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा विषय भरा होता है, इसलिए गागर में सागर का काम करती है और आसानी से इससे हमें जो नियम हैं वो हमें याद हो जाते हैं। तो यह दूसरी विधि हुई सूत्र विधि। अब देख लेते हैं हम तीसरी विधि है अव्याकृत विधि। इस अव्याकृत विधि को ही भाषा संसर्ग विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि? भाषा संसर्ग विधि। इसमें क्या होता है, भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाता है। यानी जब भाषा अध्ययन कराया जाता है तो उसी के साथ साथ जो अध्यापक होता है उसी समय व्याकरण का भी अध्यापन वहाँ पर अध्यापक करवा देता है छात्रों को। इसे ही कहते हैं अव्याकृत विधि। इस विधि में अभ्यास पर बल दिया जाता है। किस पर? अभ्यास पर ज़्यादा बल दिया जाता है व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा। तो ये हो गई अव्याकृत विधि। अब देख लेते हैं दोस्तों चौथी और सबसे महत्वपूर्ण विधि है आगमन विधि। इसमें पढ़ाने के कुछ नियम बताएं, वो नियम कौन कौन से यहाँ पर हम जानेंगे। कुछ नियम होते हैं पढ़ाने के, वो नियम यहाँ पर बताएं। अगर आपने बीएसटीसी या बीएड की होगी तो वहाँ पर आपको इनका ज्ञान कराया होगा। सबसे पहला नियम है उदाहरण से नियम की ओर। यानी जब अध्यापक अध्यापन कार्य कराता है तो वह उदाहरण से नियम की ओर जाता है। ज्ञान से अज्ञान की ओर। जिस विषय का ज्ञान बालक को है उसको पढ़ाते हुए फिर अज्ञान की बात करता है। अज्ञान यानी जिसका ज्ञान बालक को नहीं है। यहाँ पे तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यानी सबसे पहले जो बालक को ज्ञात है, जो वस्तु बड़ी है उसके बारे में बताएगा, फिर उसके अंदर डीपली में जाएगा यानी सूक्ष्म बातों को बताएगा। और चौथी है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष यानी जो सामने है, प्रमाण यानी जो सामने नहीं है, ये बात यहाँ पर बताएगा। सबसे पहले प्रत्यक्ष जो सामने है वो बताएगा, फिर प्रमाण की बात करेगा। और पांचवा है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से यानी जो हमें दिखाई देता है उससे, और फिर अमूर्त यानी जो दिखाई नहीं देता है उसकी बात करेगा। तो दोस्तों इसी का नाम आगमन विधि है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको और बता देता हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अध्यापक को अगर छात्रों को शेर बताना है कि भाई शेर कैसा होता है, चीता कैसा होता है, तो अध्यापक क्या चीता के पास चीता को क्लास में ला करके खड़ा कर देगा क्या? नहीं। अध्यापक बिल्ली का चित्र बताएगा और बताएगा बच्चों को कि जो चीता होता है वो इस बिल्ली जैसा दिखता है। तो इसका नाम हुआ ज्ञान से अज्ञान की ओर। बच्चों को बिल्ली का ज्ञान है लेकिन चीता का ज्ञान नहीं है, तो क्या बता दिया कि बिल्ली जैसा जो होता है वह चीता होता है। ये ऐसे उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाया जाता है इस आगमन विधि में। आशा आप लोगों को ये आगमन विधि क्लियर हो गई होगी। ये तो हो गई अपनी आगमन विधि। अब अपन देख लेते हैं निगमन विधि। निगमन विधि क्या दोस्तों? आगमन विधि का उल्टा ही निगमन विधि है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उदाहरण से नियम की ओर बताते थे, यानी उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाना, ज्ञान से अज्ञान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर वहाँ बताया जाता था। लेकिन उसी का उल्टा निगमन विधि में होता है। यहाँ पर नियम से उदाहरण की ओर, यानी पहले सिद्धांत की बात करेंगे उसके बाद उदाहरण बताएंगे। अज्ञान से ज्ञान की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष और अमूर्त से मूर्ति की ओर निगमन विधि में बताया जाता है। ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको आगमन विधि स्पष्ट है तो निगमन विधि भी आराम से स्पष्ट हो जाएगी। अब देख लीजिए दोस्तों, अगली है अपनी आगमन और निगमन विधि। क्या है ये? आगमन निगमन विधि दोनों का मिश्रण है। क्या है? जो आगमन विधि और निगमन विधि है यह दोनों का मिश्रण है। आगमन विधि में जो नियम बताए थे पढ़ाने के, निगमन विधि में जो नियम बताए थे पढ़ाने के, इसमें उन दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए इसे आगमन और निगमन विधि कहा जाता है। दोनों का मिश्रण। किन दोनों का? आगमन और निगमन का मिश्रण। उदाहरण से नियम तथा नियम से उदाहरण की ओर, यानी इसमें उदाहरण से नियम भी बताया जाता है तथा नियम से उदाहरण की ओर भी बताया जाता है। जब अध्यापक पढ़ाता है तो वो बीच में पद्य में कहीं भी किसी भी लाइन को उदाहरण दे करके समझा सकता है नियम की ओर, या फिर डायरेक्ट सिद्धांत बता करके फिर उदाहरण दे करके भी समझा सकता है। जैसे मैंने आपको छोटा सा उदाहरण भी बताया था कि किसी अध्यापक को यदि गंगा नदी को बताना है कि भाई गंगा नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ निकलती है और इसी रास्ते जाती है, तो वह अध्यापक क्या करेगा? सब बच्चों को गंगा नदी की सैर कराने नहीं ले जाएगा। बोर्ड पर एक चित्र बनाएगा, मानचित्र बनाएगा या फिर नक्शा लगा देगा और नक्शे पर बताएगा कि भाई ये गंगा नदी है तो यहाँ से निकलती है और यहाँ जा कर के मिल जाती है। तो हमें उस बोर्ड, उस चित्र को ही गंगा नदी नहीं मानना है, ये उदाहरण है। तो यही है आगमन और निगमन विधि के उदाहरण।
इसे दोस्तों व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि के अंतर्गत लिया जाता है। यह प्रश्न भी आया था कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन निगमन विधि। इसे सर्वश्रेष्ठ विधि भी कहा जाता है। इस विधि को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस विधि से बालकों में ज्ञान स्थायी रूप से व रोचक बना हुआ होता है, इसलिए इसे श्रेष्ठ विधि भी कहा जाता है। यह तो ही अपनी आगमन और निगमन विधि। लास्ट और अंतिम विधि है समवाय विधि। अब दोस्तों इसे अपन समझ लेते हैं। समवाय का अर्थ होता है मिलना, जोड़ना। तो यहाँ पे समवाय विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका मत है कि व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से न देकर प्रतिष्ठित विद्वानों की जो रचना है वह छात्रों को पढ़ाई जानी चाहिए। यानी इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से ना दी जाए बालकों को, लेकिन जो प्रतिष्ठित विद्वान हैं उनकी रचना बालकों को पढ़ाई जानी चाहिए। ये बात इसमें स्पष्ट की है। दूसरा यहाँ पर कहा है कि समवाय विधि में पढ़ाते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। यानी इस समवाय विधि में यह नियम है कि इसके अंतर्गत मौखिक एवं लिखित कार्य करते समय, गद्य की पुस्तक पढ़ते समय, रचना कार्य करते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाए। अलग से व्याकरण शिक्षा का अध्ययन नहीं कराया जाना चाहिए। यह इस समवाय विधि में लिया गया है। लॉर्ड मैकाले का कथन भी है कि बालकों को सहज में जो व्याकरण के बिना वाली जो भाषा होती है वो उनको आसानी से याद हो जाती है। इसलिए विद्यार्थियों को, बालकों को, छात्रों को व्याकरण की बिना शिक्षा दी जानी चाहिए। और जब आप पद्य पढ़ रहे हैं, रचना आदि कर रहे हैं, तो उस समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण का ज्ञान उन्हें कराना चाहिए। ये लॉर्ड मैकाले जी का कथन है। इस विधि को उच्च कक्षाओं के लिए मान्य लिया जाता है कि यह जो विधि है उच्च कक्षाओं के लिए मुख्य रूप से अपनाई जाती है और उन्हीं के लिए है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह हमारी अंतिम विधि हो गई समवाय विधि। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने व्याकरण शिक्षण की सारी विधियां यहाँ पर हमने समझ लिया है, बहुत आसानी से समझा। आशा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।